नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो क्लास 10th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की है। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो साथियों, लास्ट क्लास में हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था। बेसिकली हम उन पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं जो हमें ये बताने वाले हैं कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो किस तरीके से डेवलप होती है। तो उसी सिलसिले में लास्ट क्लास में हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा हम लोगों ने न्यू सोशल ग्रुप्स जो इमर्ज होते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी 1815 के बाद में एक नया रूढ़िवादी दौर शुरू होता है यूरोप के अंदर। तो उसी रूढ़िवादी दौर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंजर्वेटिज्म को हिंदी में कहते हैं साथियों रूढ़िवाद। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई ये जो कंजर्वेटिज्म है ये किस आइडियोलॉजी को कहते हैं, यानी ये ऐसी कौन सी विचारधारा है जो यूरोप में 1815 के बाद में स्थापित होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो कंजर्वेटिव्स हैं, कंजर्वेटिव्स वांटेड टू इस्टेब्लिश द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज एंड प्रॉपर्टी। कंजर्वेटिव्स यानी जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनका ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है स्टेट के, यानी जो जो पारंपरिक संस्थाएं हैं किसी भी राज्य और समाज की, उनको फिर से स्थापित करने की ज़रूरत है। तो साथियों, पारंपरिक संस्थाएं यानी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है वो कौन कौन से हैं किसी भी स्टेट और सोसाइटी के? तो सबसे पहला तो है मोनार्की यानी राजतंत्र, दूसरा है चर्च, ठीक है, तीसरा है सोशल हायरार्कीज यानी समाज के अंदर जो ऊंच नीच होती है उसकी बात की जा रही है, और चौथा है प्रॉपर्टी। तो रूढ़िवादी लोग जो हैं या जो कंजर्वेटिव्स हैं, उनका ये मानना था कि भाई फिर से उसी पुराने दौर को लागू करने की ज़रूरत है, यानी ये फिर से मोनार्की को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, राजतंत्र को बहाल करना चाह रहे हैं यूरोप के अंदर। दूसरी चीज़, दे बिलीव्ड दैट ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस शुड बी प्रिजर्व। इनका ये मानना था कि ये जितने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है लाइक मोनार्की, द स्टेट, सोशल हायरार्कीज एंड प्रॉपर्टी एज वेल एज फैमिली, तो ये सारे के सारे जो है प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, यानी इन संस्थाओं को बनाए रखने की ज़रूरत है, ना कि ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इनका विश्वास यही है कि पुराने राजतंत्र को फिर से बहाल किया जाए हर हाल में। लेकिन इन्हीं कंजर्वेटिव्स जो कंजर्वेटिव लोग थे, इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि एकदम से पुराने दौर में नहीं चला जाना है। पुराना दौर मतलब कि जो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उससे पहले का जो दौर है उसमें बिल्कुल मतलब उसी दौर को फिर से, या उसी समय की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश नहीं करना है, बल्कि उनका ये मानना था कि नेपोलियन जो बदलाव लेके आया था, नेपोलियन जो बदलाव लेके आया था, उन बदलावों के बाद की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में थोड़े बहुत परिवर्तन करने की ज़रूरत है और उसी व्यवस्था को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, आधुनिक उन व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण करने की ज़रूरत है। तो ऐसी व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग जो हैं वो भी शामिल हैं कंजर्वेटिव्स में। तो इनका क्या मानना है कि बहुत सारे जो रूढ़िवादी हैं, मोस्ट ऑफ देम शोड दैट मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रोंग। तो इन लोगों का ये मानना है कि भाई जो आधुनिकीकरण है वो राजतंत्र जैसी पुरानी संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है, और ये जो मॉडर्नाइजेशन होगा ये कहीं ना कहीं स्टेट की पावर को और ज़्यादा कारगर साबित करेगा और स्टेट की पावर को पहले के कंपैरिजन और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए क्या होना चाहिए? तो इनका ये मानना था अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe। तो इनका ये मानना था कि भाई अगर पुरानी व्यवस्था को बहाल करना है यानी राजतंत्र को दोबारा लागू करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन कहीं ना कहीं स्टेट को
और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगा, जिससे स्टेट की जो वर्किंग है वो अच्छी हो जाएगी और स्टेट का कंट्रोल का दायरा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? तो इनका मानना था कि भाई एक मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए, एक आधुनिक सेना होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, प्रशासनिक व्यवस्था में कुशल नौकरशाही होने की भी ज़रूरत है। साथ साथ जो इकोनॉमी है स्टेट की वो डायनामिक होनी चाहिए, यानी उसमें गतिशीलता होने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो फ्यूडलिज्म है यानी सामंतवाद और सर्फडम यानी जो भूदास प्रथा है, इसका खात्मा होना चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, यानी किसी भी स्टेट के पास एक मॉडर्न आर्मी होगी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होगी, उस स्टेट की डायनामिक इकोनॉमी होगी और उस स्टेट के अंदर फ्यूडलिज्म नहीं होगा और सर्फडम नहीं होगा, तो क्या होगा? वो स्टेट बहुत अच्छे तरीके से और एफिशिएंट वे में मोनार्की को इस्टेब्लिश कर पाएगा। और वो मोनार्की कैसी होगी? वो निरंकुश होगी। यानी ये सारे फैक्टर यूरोप के अंदर निरंकुश राजतंत्रों को पहले के कंपैरिजन और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो कंजर्वेटिव जो लोग हैं उनका यही मानना है, जो इस स्लाइड में मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इसके अलावा देखते हैं कि भाई ऐसा क्या है जो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म को डेवलप करता है इस नई रूढ़िवादी सरकार की वजह से या इन नई रूढ़िवादी प्रशासनिक ताकतों की वजह से। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है कि हम ये देखने वाले हैं कि भाई कंजर्वेटिव्स का जो दौर है वो शुरू कब से होता है। तो 1815 की हम बात कर रहे हैं, 1815 में। तो पहला जो लाइन है वो क्या है? कंजर्वेटिव रिजीम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। कंजर्वेटिव रिजीम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। यूरोप के अंदर जो कंजर्वेटिव्स रिजीम हैं, यानी जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं हैं, उनकी स्थापना 1815 में होती है। और ये जो कंजर्वेटिव रिजीम्स हैं उनका नेचर कैसा है? तो भाई ये ऑटोक्रेटिक इन नेचर है, यानी ये निरंकुश प्रवृत्ति वाली सरकारें हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है? निरंकुश या ऑटोक्रेटिक का मीनिंग मैं आपको इस चैप्टर में और इसके अलावा 9th की भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, उसमें भी मैंने समझाया था कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें पावर किसी एक के पास में है और उसकी अथॉरिटी को यानी उसकी सत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, उसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है। और बेसिकली ये कैसी गवर्नमेंट्स होती हैं? तो ये गवर्नमेंट्स होती हैं मिलिट्री सपोर्ट के ऊपर आधारित, यानी सैन्य बल के आधार पे ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्थापित किया जाता है। तो अब ये क्या करेंगी? तो वही चीज़ ये है कि इनका भी सबसे पहला काम यही होगा कि भाई इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठाए या इनकी व्यवस्थाओं को, इनकी पॉलिसीज़ को, इनके ऑर्डर्स को कोई चैलेंज ना कर सके। तो वही चीज़ यहाँ है, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड sought टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी वे आलोचना और असहमति को बर्दाश्त करते ही नहीं थे। कौन? रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं, यानी जो कंजर्वेटिव रिजीम्स हैं, वो ना तो अपना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर पाती थी और ना ही कोई अगर उनसे असहमति रखता था तो उसको बर्दाश्त कर पाती थी। ठीक है, और इन्होंने, इन सरकारों ने, इन शासन व्यवस्थाओं ने क्या किया? उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता के ऊपर सवाल उठाती थी। यानी दे क्रैप दोज एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो भी इनसे अपने लिए राइट्स की डिमांड करेगा, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हों, चाहे सोशल राइट्स हों या इकोनॉमिक राइट्स हों, तो ये क्या करेंगे? ये उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कंजर्वेटिव्स रिजीम है, डेमोक्रेटिक रिजीम्स नहीं है, लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं है जहां लोगों के पास कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, और लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। हमने लिबरल नेशनलिज्म का जब दौर पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ पढ़ी थी कि जो लिबरलिज्म है वो किस चीज़ का समर्थक है? तो वो इंडिविजुअल के राइट का समर्थक है, यानी हर व्यक्ति के अधिकार होने चाहिए। इसके अलावा वो इक्वेलिटी में भी विश्वास करता है, जैसे इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के नज़र में सारे के सारे लोग बराबर हों, इस चीज़ का भी वो समर्थक है। ठीक है, और जब हमने इकोनॉमिक स्फेयर में पढ़ा था लिबरलिज्म के बारे में, तो हमारे सामने एक बात आई थी
कि भाई ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो गुड्स और कैपिटल है उसका फ्लो ईजिली होता रहे, और स्टेट जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है इन चीज़ों के ऊपर, उन सारी की सारी स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर देना चाहिए। तो लिबरल्स नेशनलिस्ट जो है वो राइट्स की डिमांड करेंगे, ठीक है। और हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कंजर्वेटिव्स रिजीम शुरू हो गई हैं यूरोप के अंदर, यानी फिर से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में नेपोलियन जब आया उसने डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश की, उसी के साथ में कंजर्वेटिव्स का जो दौर है वो फिर से शुरू हो गया। लेकिन नेपोलियन ने स्टार्टिंग फेज में क्या किया, कुछ फ्रीडम दी थी, इक्वलिटी भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए थे, यूनिफॉर्मिटी लाने की भी कोशिश की थी। लेकिन नेपोलियन की हार के बाद में जो 1815 में ये दौर शुरू होता है, ये क्या कर रहा है, उन सारी की सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। अब लिबरल नेशनलिस्ट क्या करेंगे भाई, वो तो अपने अधिकारों की डिमांड करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, लिबरल नेशनलिस्ट का क्लैश होगा या कॉन्फ्लिक्ट होगा कंजर्वेटिव्स गवर्नमेंट के साथ। तो वही चीज़ हमें यहाँ देखनी है। तो अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, अपने से असहमति को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जो इनकी कार्य प्रणाली के ऊपर क्वेश्चन करती हैं, यानी इनकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठाती हैं, उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को दबाया जा रहा है, क्रैब किया जा रहा है। इसके अलावा देखते हैं, दे इम्पोज दी सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि जो कंजर्वेटिव्स रिजीम है वो सेंसरशिप के नियम लागू कर रहे हैं, ठीक है। क्यों लागू कर रहे हैं, तो इन नियमों का उद्देश्य है अखबारों के अंदर, किताबों के अंदर, नाटकों के अंदर और गीतों में जो बातें दी गई हैं, ठीक है, उनके ऊपर नियंत्रण लगाना। क्यों भाई, कैसी बातें हैं जिनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो ये उन तमाम बातों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं जो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई है। यानी वो बातें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई हैं, वो बातें अगर किताब के अंदर होंगी तो उस किताब का पब्लिकेशन नहीं होगा, उसको लिखने वाले को उठा लिया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। जो उन नाटकों में अगर ऐसी कोई भी थीम नज़र आती है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, तो उन नाटकों को होने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी तमाम चीज़ें कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स कर रही हैं, ठीक है। क्यों कर रही हैं, क्योंकि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसकी वजह से क्या हुआ, लोग स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार को बहुत अच्छे तरीके से जान गए थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली फ्रीडम के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें लिबर्टी की बात की जा रही है, उसमें फ्रेटर्निटी, भाईचारे, बंधुत्व की बात की जा रही है। तो उन तमाम विचारों को ये प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े हुए स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार ना तो किसी अखबार में हो, ना किसी किताब के अंदर हो, ना किसी नाटक के अंदर हो, ना किसी गीत के अंदर हो। उन सारी की सारी चीज़ों को ये दबा रहे हैं ताकि ये पब्लिश ना हो। पब्लिश नहीं होंगी तो लोगों के बीच में सर्कुलेट नहीं होंगी, और सर्कुलेट नहीं होंगी तो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद, इन सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद, जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं उन्होंने यही मुद्दा उठाया, ठीक है। क्या, बट द लिबरल नेशनलिस्ट क्रिटिसाइज द कंजर्वेटिव्स फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी जो उदारवादी राष्ट्रवादियों का समूह है, उन्होंने मुद्दा क्या उठाया, उन्होंने मुद्दा उठाया प्रेस की आज़ादी, यानी सेंसरशिप कानून के खिलाफ वो बात करते हैं, ठीक है, कि भाई किसी भी तरीके का सेंसरशिप नहीं लगना चाहिए, और जो लोग हैं वो अपनी बातों को न्यूज़पेपर्स, बुक्स, थिएटर, ठीक है, इनके माध्यम से अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके लिबरल नेशनलिस्ट और कंजर्वेटिव रिजीम के बीच में टसल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये वो फैक्टर था जिसके बारे में मैंने लिखा था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं और कहीं ना कहीं नेशन स्टेट के क्रिएशन में भी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था कि हार्श पॉलिसीज टेकन बाय दी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स। तो रूढ़िवादी सरकारों के द्वारा जो कठोर कदम उठाए गए थे वो भी कहीं ना कहीं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये वो दौर है कि इनकी पॉलिसी कैसी है, इनकी पॉलिसी है लोगों की आवाज़ को दबाना, इनकी पॉलिसी है सेंसरशिप,
इनकी पॉलिसी क्या है कि भाई जो भी हमारे ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ बोलेगा उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। हमारी लेजिटिमेसी को कोई क्वेश्चन करेगा तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए की जा रही हैं, या उन विचारों को फैलने से रोकने की ये कोशिश है, जो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति की देन है। तो इस तसल की वजह से इन सरकारों की आलोचना होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा 1815 में एक और बड़ा काम होता है, ठीक है। और वो काम क्या होता है? तो साथियों वो काम होता है ट्रीटी ऑफ वियना, जो 1815 में लागू की गई थी। इसको वियना कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। वियना में एक सम्मेलन होता है 1815 में। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो पहली चीज़ ये कि मैंने बताया था कि जब हमने नेपोलियन का कोड पढ़ा था, जिसको सिविल कोड भी कहा जाता है 1804 का, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नेपोलियन कहीं ना कहीं फ्रांस का जब शासक बना, तानाशाह डिक्टेटर प्रवृत्ति वाला वो शासक था, उसने किया क्या? उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में फ्रांस के अंदर जो डेमोक्रेटिक रिजीम्स शुरू हुई थी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं शुरू हुई थी, उनको ख़त्म कर दिया था। लेकिन इसके साथ साथ उसने प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारे सुधार भी किए थे। और उसका मकसद क्या था? तो उसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसको ईजी बनाया जा सके और उसको ज़्यादा लॉजिकल और एफिशिएंट बनाया जा सके, जिसके चलते उसने कई सारे स्टेप्स उठाए थे, जो हमने इसी चैप्टर की एक वीडियो में कंप्लीट किया है। तो नेपोलियन जो था, नेपोलियन जब पावर में आया तो उसका इरादा था पूरे यूरोप को जीतना, जिसकी शुरुआत फ्रांस से हुई, क्योंकि फ्रांस का वो डिक्टेटर था और उसने आसपास की बहुत सारी टेरिटरीज़ को जीतना शुरू कर दिया। तो जब नेपोलियन आसपास की बहुत सारी टेरिटरीज़ को जीत चुका था, तो उसके बाद में जो बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन इलाकों में इन बड़ी यूरोपियन पावर्स के मन में ये भय पैदा हो गया कि हो ना हो एक दिन नेपोलियन बारी बारी से हमें भी जीत लेगा और हमारे इलाके भी हमारे हाथ से चले जाएंगे और वो फ्रांस के कंट्रोल में आ जाएंगे और इन इलाकों में भी नेपोलियन का रूल शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ा भय यही था। इसी के चलते 1815 में एक लड़ाई होती है जिसको कहा जाता है वाटरलू की लड़ाई, ठीक है। द बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में होती है। वाटरलू उस जगह का नाम है जहाँ नेपोलियन और जो यूरोपियन पावर्स हैं उनके बीच में लड़ाई होती है। वो कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स थी और उस बैटल का रिजल्ट क्या निकला, उसी को हम समझते हैं और उसके बाद में क्या होता है उसको देखेंगे। तो पहली चीज़, नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय यूरोपियन पावर्स इन 1815। 1815 में नेपोलियन के साथ क्या हुआ कि भाई वो हार गया। वो किससे हारा नेपोलियन? तो यूरोपियन पावर्स से हार गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज था यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम में। मतलब ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट था जो यूरोप के पॉलिटिकल सिस्टम को अब आने वाले दौर में बदलने वाला था, ठीक है। हुआ क्या कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद में यूरोप की जो सरकारें थी उनके अंदर जो रूढ़िवाद की भावना है, कंजर्वेटिज्म की जो आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं घर करने लगी थी। यानी यूरोप की ज़्यादातर जो सरकारें थी वो रूढ़िवाद को, कंजर्वेटिज्म को मानने लगी थी। और कंजर्वेटिज्म को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यानी ये सरकारें फिर से पुराने दौर में लौटना चाह रही हैं, जहाँ राजतंत्र हो, जहाँ चर्च की प्रभुसत्ता हो, ठीक है, जहाँ सोशल हायरार्कीज हों, जहाँ प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू हो, तो उस दौर में लौटना चाह रही हैं। तो नेपोलियन हार गया 1815 में वाटरलू की लड़ाई में। कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स थी जिन्होंने हराया? सो द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया मीट एट वियना टू ड्रा अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। तो ये चारों ताकतें थी जिन्होंने मिल के सामूहिक तौर पे नेपोलियन को 1815 में हराया था, ठीक है। और उसको हराने के बाद में ये लोग एक समझौता करने के लिए यूरोप के प्रतिनिधि के तौर पे वियना में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ये यूरोप के प्रतिनिधि के तौर पे, कि यानी यूरोप के अंदर अब कैसा पॉलिटिकल सिस्टम हो उसके सेटलमेंट के लिए वियना के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो वियना का सम्मेलन था इसको होस्ट करने वाला कौन था? सो दिस कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, चांसलर मीन्स प्राइम मिनिस्टर। तो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था ड्यूक मेटरनिक। उसने इस सम्मेलन की मेजबानी की, उसने इस कांग्रेस को होस्ट किया था, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 वाज
द अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स एंड रिस्टोर द मोनार्कीज। अब ये जो सम्मेलन हो रहा है जिसमें इन चारों यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं और जिस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक कर रहा है, इस सम्मेलन का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो उसका उद्देश्य ये है कि उन सारे के सारे बदलावों को ख़त्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे, यानी उन सारे के सारे चेंजेस को ख़त्म करना, उन सारे के सारे चेंजेस को ख़त्म करना जो यूरोप में नेपोलियन लेके आया था जब वो युद्ध शुरू कर चुका था अलग अलग यूरोपियन रीजन्स के खिलाफ। उस दौर में उसने बहुत सारे बदलाव किए थे, तो उन सारे के सारे बदलावों को ये ख़त्म करना चाह रहे थे। एक बात। दूसरी बात, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? मोनार्कीज़ को रीइस्टेब्लिश करना, यानी राजतंत्र को बहाल करना यूरोप के अंदर। तो ये उद्देश्य के साथ ये लोग 1815 में वियना के अंदर एक सेटलमेंट के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है, so the main objective of Treaty of Vienna of 1815 was the undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars and restore the monarchies। तो इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? The Bourbon dynasty was restored to power and France lost the territories it had annexed under Napoleon। तो क्या किया गया? फ्रांस के अंदर बुर्बोन डायनेस्टी का शासक फिर से बिठा दिया गया। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि जब नेपोलियन शासक बना था तो उसने क्या किया? उसने बुर्बो राजवंश को सत्ता से हटा दिया। ठीक है, बर्बन डायनेस्टी का जो रूलर था उसको सत्ता से हटा दिया और खुद जो है फ्रांस का डिक्टेटर बन गया। लेकिन अब क्या हो रहा है 1815 में कि नेपोलियन हार चुका है, तो अब इन यूरोपियन पावर्स ने क्या किया? फ्रांस के अंदर फिर से उसी पुराने डायनेस्टी के रूलर को पावर में ला दिया, यानी वो फिर से फ्रांस का शासक बन गया। इसके अलावा क्या किया? इसके अलावा इन्होंने उन सारे इलाकों को छीन लिया फ्रांस से जो नेपोलियन ने जीते थे। ठीक है, तो नेपोलियन जब फ्रांस का डिक्टेटर था तो उसने बहुत सारे इलाके जीते थे। उन सारे के सारे इलाकों को जीत के वो फ्रांस के कंट्रोल में ले आया, यानी अपने कंट्रोल में ले आया। और इसका पता चलता है हमें 1804 के सिविल कोड से, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रांस के अलावा उन सारे एरियाज़ के अंदर, उन सारे ज्योग्राफिकल एरियाज़ के रीजन्स के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए जो नेपोलियन ने युद्धों के दौरान जीते थे। जिसमें हम बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की, जिसमें हम डेनमार्क की बात करते हैं। ठीक है, तो कई सारे इलाकों की हमने बात की थी, तो वो सारे के सारे इलाके फ्रांस से ले लिए गए। तो दो चीज़ ये हुई, पहला बुर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में फिर से रीइस्टेब्लिश किया गया। दूसरा, जितने इलाके फ्रांस ने अभी तक जीते थे नेपोलियन के नेतृत्व में, वो सारे के सारे इलाके उससे छीन लिए गए। ठीक। अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। भविष्य का भी ध्यान रखा गया। और क्या रखा गया कि फ्रांस की सीमाओं के ऊपर कई सारे जो राज्य थे उनको इस्टेब्लिश कर दिया, या उनको जो है फ्रांस के अलग अलग बाउंड्रीज़ की जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई आपको इन बाउंड्रीज़ के ऊपर कायम रहना है, अपनी मिलिट्री को जो है यहाँ डिप्लॉय करके रहना है, ताकि फ्यूचर में फ्रांस किसी तरीके का एक्सपेंशन ना कर पाए, तो भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। इसलिए फ्रांस की सीमाओं पे कई अलग अलग राज्य जो हैं उनको कायम कर दिया गया है, उनको सेटअप कर दिया गया। तो फ्रांस को की पावर को कम करने की कोशिश की जा रही थी इस वियना कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटअप अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। तो नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ बनाया था, उसके साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं किया गया, उसको एज इट इज़ बरकरार रखा गया। और कहा जाता है साथियों को कि उसको बाद में ऑस्ट्रिया के अंडर कर दिया गया था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ट्रीटी ऑफ वियना को हमारे सामने रख रहे हैं। इसके अलावा अब हम उन स्टेट्स के बारे में देखने वाले हैं जिन स्टेट्स को फ्रांस की बाउंड्रीज़ के ऊपर सेटअप किया गया था। तो द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेटअप इन नॉर्थ। जो फ्रांस है उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री के ऊपर बेल्जियम और नीदरलैंड, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम, माफ़ कीजिएगा, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड है उसको जिम्मेदारी दे दी गई
फ्रांस की नॉर्दर्न बाउंड्री की देखभाल करने की, और जो नीदरलैंड है इसके अंदर बेल्जियम को भी शामिल कर दिया, यानी नीदरलैंड का राज्य स्थापित कर दिया गया फ्रांस की नॉर्दर्न बाउंड्री के ऊपर, और इसमें बेल्जियम भी शामिल था। ठीक है। जेनोवा वाज एडिड टू पिडमंट इन द साउथ। अब फ्रांस की जो सदर्न बाउंड्री थी उसकी जिम्मेदारी दे दी गई किसको? पिडमोंट को, और पिडमोंट में क्या शामिल कर दिया गया? जिनोवा। तो ये हो गया नॉर्थ और साउथ का, यानी ऊपर किंगडम ऑफ नीदरलैंड प्लस बेल्जियम है, और जो सदर्न डायरेक्शन है वहाँ पे पिडमंट और जेनोवा है। तो ये हो गए दो स्टेट जो नॉर्दर्न और सदर्न डायरेक्शन में सेटअप किए गए थे, ताकि फ्रांस जो है इन फ्यूचर एक्सपेंशन ना कर पाए। पर्शिया वाज गिवन द इम्पोर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर एंड सेक्शनी। अब जो अगर प्रशा की बात करें, प्रूशिया को हिंदी में प्रशा कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ क्या किया जाता है कि प्रशा को उसकी जो वेस्टर्न फ्रंटियर है, वेस्टर्न बाउंड्री है, उस पे नए इलाके दे दिए गए। और नया इलाका कौन सा दिया गया? तो नया इलाका दिया सेक्सनी का। सेक्सनी का एक हिस्सा जो है प्रशा को दे दिया जाता है, और प्रशा के पास जिम्मेदारी थी वेस्टर्न बाउंड्री को संभालने की। ऑस्ट्रिया वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में कर दिया गया उत्तरी इटली। तो ये जो चीज़ है ये हमें दिखा रही है कि कहीं ना कहीं फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकना ट्रीटी ऑफ वियना का एक मकसद है। दूसरी बात, फ्रांस को कमज़ोर करना उसका मकसद है। तीसरी चीज़ कि वो यूरोप के अंदर फिर से मोनार्की को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, जिसके चलते फ्रांस के अंदर बुर्बन डायनेस्टी के रूलर को फिर से गद्दी पे बिठाया गया, क्योंकि बुर्बन राजवंश के रूलर को हटा के ही नेपोलियन शासक बनता है। ईस्ट में क्या हुआ? रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। ईस्ट के अंदर रशिया को जो है पोलैंड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट दे दिया गया। द मेन इंटेंशन ऑफ दिस ट्रीटी वाज टू रिस्टोर दी मोनार्कीज। ये मैं बता चुका हूँ कि इस संधि का, इस ट्रीटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोनार्कीज को, यानी राजतंत्र को फिर से रिस्टोर करना, यानी बहाल करना। दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो उस राजतंत्र को बहाल करना है जिसको नेपोलियन ने हटा दिया था या ख़त्म कर दिया था, यानी उन रूलर्स को बेसिकली फिर से सत्ता में स्थापित करना है जिनको नेपोलियन ने गद्दी से हटा दिया था। और इसी के साथ साथ इनका उद्देश्य है कि फ्रांस के अंदर रूढ़िवादी शासन व्यवस्था, या यूँ कहें पूरे यूरोप के अंदर रूढ़िवादी शासन व्यवस्था शुरू हो जाए। तो साथियों, ये वो हिस्सा है, ये जो ट्रीटी ऑफ वियना है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हम अक्सर तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वियना हुआ कब? तो 1815। दूसरा, ट्रीटी ऑफ वियना में जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी वो कौन कौन सी थी, तो उसकी हम बात करते हैं। उसको भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई इसमें 4 जो मेन पावर्स थी वो शामिल थी, जिसमें ब्रिटेन शामिल है, ऑस्ट्रिया शामिल है, रशिया शामिल है, और प्रशा शामिल है। इसके अलावा कई बार ये भी पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किसने किया। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट करने वाला कौन है? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, जिसका नाम है ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज इन यूरोप एज वेल एज टू इस्टेब्लिश द कंजर्वेटिव रिजीम्स इन यूरोप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें देखना था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और इस चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक भी दें। थैंक यू।